Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9 students, I am your teacher Khairunisa. Today we are going to proceed our new topic. आप लोग सारे अपने बुक्स ओपन कर दे। हमने यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट लिया हुआ है। आप लोग अपने बुक्स ओपन कर ले शाबाश। पेज 108 पे आज हमारा टॉपिक है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। पेज 108 आप लोग ओपन करें, मेटालिक बॉन्ड। टॉपिक है 4.3.5 है। कह रहे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो कि केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं उसमें बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया है, सिल्वर हो गया है, कॉपर है, प्लैटिनम है। ये सारे के सारे आप लोगों के पास क्या है, मेटल्स हैं। अब मेटल आप लोगों के पास ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, उसके अलावा ग्रुप 3 में भी है, और बहुत सारे मेटल्स आपके पास डी ब्लॉक में मौजूद है और एफ ब्लॉक में, जिनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो वहां पे आप लोगों के पास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, उसके अलावा जितना भी डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कंप्लीट जो है ट्रांजिशन मेटल्स है, और रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स भी आपके पास मौजूद है। अब ये मेटल्स जो है, ये एटम्स जो है, ये ना मतलब मिलके जो है ना एटम्स बनाते हैं ना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जितने भी मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेटल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स। मीन जब कभी भी आपके घरों में अगर आप लोग देखें कॉपर के वायर है, या उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये ज्वेलरी जो पहनते हैं, गोल्ड वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों के पास मॉलिक्यूल नहीं बने होते। ये हमेशा किन से बने होते हैं, ये हमेशा एटम से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सैंपल ऑफ प्योर गोल्ड, अगर हम लोग प्योर गोल्ड को ले लें, इट इज फॉर्म ऑफ गोल्ड एटम्स। जो ज्वेलरी है उसमें अगर हम लोग देख लेना तो सारा का सारा गोल्ड होगा, ए यू ए यू ए यू होता है। तो इसका मतलब है कि जो मेटल्स है उसमें कभी भी मॉलिक्यूल्स बनने के चांसेस नहीं होते। मॉलिक्यूल्स तो हम तब कहते हैं कि जब आपके पास शेयरिंग होती है, या फिर आपके पास कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर होता है, तब वहां पे आपके पास क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। और वो बॉन्डिंग स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, दैट मे बी आयोनिक, दैट मे बी कोवेलेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो किस्सा है वो चेंज है। यहाँ मेटल्स में अगर खुद मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो वो ना तो ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ना वो शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें, एमसीक्यू में आता है कि मेटल जो है क्या वो आप लोगों के पास जब बनते हैं तो मॉलिक्यूल से बनते हैं या फिर एटम से बनते हैं, तो वो हमेशा याद रखें वो एटम से बनते हैं। अभी आगे डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। फिर है कि आप लोगों के पास जितना भी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वहां पे आपके पास जो मेटल के एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये बॉन्ड जो है ना आपके पास आयोनिक होता है ना कोवेलेंट होता है। मैंने अभी भी डिस्कस किया आप लोगों के पास कि मेटालिक बॉन्ड में आप लोगों के पास ना तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, ना पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो मीन ना ये आयोनिक है, ना ये आप लोगों के पास कोवेलेंट है। इन मेटल्स वी डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड। अब मेटल जो है उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड के साथ हम डील करेंगे, जिसको हम लोग बिल्कुल अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। थोड़ा सा अपने पास ये पॉइंट्स नोट कर लें, मैं बता रही हूँ। आपके पास जब कभी भी मेटल नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होती है तो वहां जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, जब कभी मेटल नॉन मेटल मिलेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे आपके पास जो बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड होगा। जबकि अगर हम लोग देखें तो आपके पास जितने भी नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में होंगे, जब कभी भी नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पे आप लोगों के पास जितने भी नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो बॉन्ड बनाएंगे, और उस बॉन्ड को हम लोग फिर क्या कहेंगे, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब आती है बारी सिर्फ मेटल्स की। तो सिर्फ मेटल्स में आप लोगों के पास क्या होगा, सिर्फ मेटल्स में आप लोगों के पास जब कभी भी ये लोग सिर्फ कंबाइन होंगे तो आप लोगों के पास क्या बनाएंगे, ये एक अलग टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं।
चलिए जी, अब आगे जाते हैं तो आगे प्रोसीड करेंगे अपने मेटालिक बॉन्ड को। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन है आप लोगों के पास कि द केमिकल बॉन्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल पॉजिटिव आयन एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। वैसे अभी से थोड़ा सा आप लोग हैबिट में ना आए, हम लोग अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड है? जहां पे आप लोगों के पास मेटल जो है उसका पॉजिटिव आयन और उसके साथ जो सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप लोगों के पास जब कभी भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ये मैं अभी डायग्रामेटिकली भी आपको बता देती हूँ। द केमिकल बॉन्ड विच रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन, एक ऐसी अट्रैक्शन जो कि मेटल एंड इलेक्ट्रॉन की दरमियान होती है, उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब आगे है आप लोगों के पास इसके कंडीशंस। कंडीशंस में आप लोग देखें तो मेटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स नॉन मॉलिक्यूल्स। मीन आप लोगों के पास जो मेटल्स है वो हमेशा कॉम्बिनेशन में जब होंगे एक दूसरे के साथ तो वो एटम्स एक दूसरे के साथ मिल के आपके पास मेटल्स तो बना सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आप लोगों के पास मॉलिक्यूल से नहीं बनते। मीन यहाँ पे शेयरिंग और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर हम लोग कहते हैं सेम मेटल एटम्स शुड पार्टिसिपेट। अगर आप लोग देखें कॉपर वायर, तो कॉपर वायर में आपके पास सारा का सारा कॉपर 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 होता है। ये तो नहीं ना कि उसमें हम लोगों ने गोल्ड डाला होता है, नहीं। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, जो केबल्स है, वो आप लोगों के पास किस चीज के बने होते हैं? सिर्फ प्योर कॉपर के बने होते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए सेम मेटल एटम्स का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अगर गोल्ड को हम लोग देखें तो ज्वेलरी जितनी भी होती है उसमें जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गोल्ड होते हैं। इसी तरह अगर सिल्वर को हम लोग देखें तो उसमें सारा एजी मीन सिल्वर आपके पास उसमें एटम्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाऊंगी आपको कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैल्शियम एक मेटल है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लोग इसको गौर से सुने तब आपको डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी, फिर मैं डिफिनेशन पे दोबारा जाऊंगी। कैल्शियम मेटल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कैल्शियम को अगर आप लोग देखें तो इसमें अगर शेल्स गिने तो 1 2 3 4 है। टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 4 है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। ये टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का, एटॉमिक रेडियस, कि जितना आपके पास नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते जाएंगे उतना ही किसी एटम का रेडियाई भी क्या होगा? साथ साथ में इंक्रीज होता जाएगा, मीन उसका साइज बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ देखें तो जो मेटल्स है वो आप लोगों के पास हमेशा उनका साइज बड़ा होता है, उनके एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़े होते हैं। अब यहाँ आप लोगों के पास जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा वीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आए पीरियोडिक टेबल में तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो मीन वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते जा रहे हैं? वो कम होते जा रहे हैं ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोगों के पास जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो उतना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास लूजली बाउंड होगा बाय द न्यूक्लियस। अब यही लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, जो मतलब जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट नहीं पहुंच रही है, तो ये हमारे पास मेटल्स में क्या होते हैं? आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाते हैं। जब लूज होते हैं तो तब उसके बाद हमारे पास मेटालिक बॉन्ड बनता है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास जितने भी मेटल्स हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ड्यू टू ग्रेटर एटॉमिक साइज। अब यहाँ क्या होगा? आप लोगों के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होता जाएगा, और एज ए रिजल्ट आपके पास जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मीन जिन तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहुंच रही है, तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे? वो आप लोगों के पास वहां से वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ देखें तो आपके पास बुक पेज 109 पे मौजूद है। The metallic bond cannot be explained on the basis of ionic, covalent और van der Waals forces. van der Waals forces हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। इंशाल्लाह हम लोग कल ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो कह रहे कि मेटालिक बॉन्ड ना आपके पास आयनिक बॉन्ड की मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना कोवेलेंट बॉन्ड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे एटम को,
ना ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ना ही यहाँ पे आपके पास कोई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है। तो कह रहे कि आप लोगों के पास ये जो मेटालिक बॉन्ड है, इसके लिए वेरियस थ्योरीज प्रेजेंट की गई हैं, जिसने मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यही मेटालिक बॉन्ड जो है, इसको जो वेल नोन हमारे पास थ्योरी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गेज थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके जरिए आप लोग समझ जाएंगे कि आपके पास मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है। अब एटम्स जो है आप लोगों के पास, इसमें मेटल्स के सारे जो है एटम्स कंबाइन होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, जितने भी मेटालिक बॉन्ड है वो आप लोगों के पास बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बनना शुरू हो जाएगा। अब जो एटम्स हैं मैटर्स में, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे, लेकिन इस तरह बॉन्डेड होंगे कि एक एटम जो दूसरे एटम के साथ अट्रैक्ट हुआ जा रहा है, तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। यहाँ अगर आप लोग देखें तो यहाँ आपको पॉजिटिव साइन और डॉट्स नजर आ रहे हैं। क्या आपको फिगर 4.17 में नजर आ रहा है, पेज 109 में? यहाँ पे आपके पास ये फिगर में जो प्लस है वो शो कर रहा है मेटल को, मेटल के आयन को, मीन इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और जो डॉट है वो आप लोगों के पास शो कर रहा है किस चीज को, उसी इलेक्ट्रॉन को जो इस मेटल ने अभी इसी वक्त लूज किया है बिकॉज ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह ये सारा सीरीज बना हुआ है कि मीन प्लस प्लस प्लस, उसके दरमियान में आप लोग देखें तो हर एक के पास अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अगर आप इस मॉडल में देखें तो एक प्लस तो नहीं है ना, एक मेटालिक आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दूसरे मेटल आइटम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब ये मेटल आयन जो प्लस है और दूसरा मेटल आयन जो प्लस है, ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो अट्रैक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट एक मेटल आयन दूसरे मेटल के आयन के साथ बाय अट्रैक्टिव फोर्स जो है कंबाइन हो जाता है, और यही अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड है। चलिए मैं अभी डिटेल में भी बता देती हूँ आप लोगों के पास कि एटम जो है वो आपके पास क्या होंगे, अट्रैक्ट होगा फ्रॉम ऑल साइड ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे है आप लोगों के पास इन मेटल लैटिस। मैंने उस दिन आप लोगों से कहा कि जो आप लोगों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो चीजें बन जाती हैं उसको हम लोग यहाँ लैटिस का नाम देते हैं। और यहाँ हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किस चीज की, मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कहते हैं इन मेटल लैटिस मेटल लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन, मेटल अपना आउटर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वहां नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया है। तो एज ए रिजल्ट मेटल के एटम पे जो कि अब आयन में कन्वर्ट हो गया है, इस पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। फिर उसके बाद है द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम नो लॉन्गर बिलोंग टू एनी मेटल एटम आर सेड टू बी डीलोकलाइज्ड। कह रहे जो इलेक्ट्रॉन अभी इस मेटल ने लूज कर लिया है फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, तो ये आप लोगों के पास अब इस एटम से बिलोंग नहीं करता, ये अब आप लोगों के पास डीलोकलाइज हो गया है। डीलोकलाइज का यहाँ अगर आप लोग देखें, लोकल हम लोग कहते हैं लोकल एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं, डीलोकलाइज मीन आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता था अब वहां से डीलोकलाइज हो गया है। डीलोकलाइज का मतलब अब वहां उससे दरबदर हो चुका है, तो वहां आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन उस एटम से अब नो मोर बिलोंग करता है, मीन ये इलेक्ट्रॉन अब उस एटम का नहीं है। तो एज ए रिजल्ट जो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो अब इसको हम लोग डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वाई वी से दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इसको इसलिए कहते हैं कि आप लोगों के पास मोबाइल इज अ फ्री थिंग, जिसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने साथ फ्रीली। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन अब उस एटम का तो नहीं है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। क्लियर हो गया है आपको ये दो पॉइंट्स? मैं रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में था कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में है, और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, अब वो इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो अब डीलोकलाइज है, अब वो उसकी जगह नहीं है जो एटम से वो निकल चुका है, अब वो फ्री है, वो कहीं पे भी जा सकता है इन्हीं बल्क में, इसी मेटल्स में। तो वो आप लोगों के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे है आप लोगों के पास, they do not belong to any atom but move freely between the metal ion like a cloud of negative charge। कह रहे हैं कि अब आप लोगों के पास सिर्फ एक एटम ऑफ मेटल तो नहीं होगा ना, बहुत सारे एटम ऑफ मेटल्स होते हैं, तो हर एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। अब वो जब लूज कर रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ वो क्यों लूज कर रहा है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें है उस पे न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जा रहा होता है। तो जितना वीक हो उतना आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। तो कह रहे आप लोगों के पास जितने भी मेटल्स वहां मौजूद होते हैं वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जब वो लूज कर लेंगे तो वहां पे आप लोगों के पास तो पॉजिटिव पॉजिटिव मीन प्लस प्लस आ जाएंगे साइन, और साथ में आप लोगों के पास नेगेटिव आयंस भी बहुत सारे आ जाएंगे। नेगेटिव आयंस क्यों ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, अब तो वो उस एटम का है नहीं, तो वो वहां पे ही आप लोगों के पास उन मेटल्स के दरमियान नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बना देता है। मीन एक बादल टाइप होता है जिसमें आप लोगों के पास दिखाई दे रहे होते हैं कि हर एक मेटल के दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपसे कहा इसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल मीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द मेटल्स। अब यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो कि आप लोगों के पास क्या है, फ्री है, तो ये हर एक मेटल के इर्द गिर्द हो जाते हैं, which are held together in a crystal lattice। अब ये जो आप लोगों के पास हेल्ड टुगेदर का मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों के पास अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है बिटवीन द पॉजिटिव मेटल आयन एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपके पास जो अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से ये मेटल आयन जो है उसके साथ बाउंड हो गया है। बाउंड का मतलब तो नहीं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से हिल नहीं सकते, तो एज ए रिजल्ट ये एक दूसरे के काबू में आ जाते हैं, और वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम फिर क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और ये आप लोगों के पास एक क्रिस्टल लैटिस बना देता है। लैटिस मीन आपके पास ऑपोजिट चार्ज आयंस के जो हमारे पास सॉलिडिफाई फॉर्म आ जाएगा या जो मेट्रिकल शेप आ जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। आगे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल डायग्राम है। आप लोग यहाँ देखें तो आपको पॉजिटिव आयन नजर आएंगे। पॉजिटिव आयन आप लोगों के पास वो है जो कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब उस पर जो चार्ज आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक आयन। यहाँ आप लोग एरो से देख रहे हैं पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मेटल, मीन जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसके बाद आप लोग देखें तो इन सब के दरमियान नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएंगे, मीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट डजंट बिलोंग टू एनी वन मेटल आयन। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन अब इन मेटल्स एटम के तो नहीं है, क्योंकि ये मेटल एटम इनको लूज करके खुद पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इनसे ताल्लुक नहीं रखते, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इट्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन, और हम इसको कह सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप लोगों के पास अगर हम लोग देखें तो ये पॉजिटिव आयन और दूसरा पॉजिटिव आयन और इसके दरमियान में आपको नेगेटिव चार्ज नजर आया होगा। अब ये पॉजिटिव मेटल आयन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब वो अट्रैक्ट करता है तो अब वो तो उससे बिलोंग नहीं करता, तो उसके पास तो जा नहीं सकता, लेकिन एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। इसी तरह सेम ये दूसरा मेटल आयन जो है ये भी उसी ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो एज ए रिजल्ट आप लोग देखें तो टू मेटल आयंस जो है एक इलेक्ट्रॉन को अपने दरमियान जो है वो अट्रैक्ट करता है। अब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो एज ए रिजल्ट एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से बनी है वो डेवलप कर देता है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों के पास एक मेटल पॉजिटिव आयन, ये मैंने डिफिनीशन में आपको बताया था कि आप लोगों के पास द chemical bond that result from the attraction between metal positive ion, के मीन मेटल पॉजिटिव आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन है एंड सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही नेगेटिव चार्ज के दरमियान, नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो आप लोगों के पास अट्रैक्शन है, तो उसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया
यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग नहीं की किसी को, ना इसने इसकी शेयरिंग की है, बल्कि इसका क्या है, इसका क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज है। यहाँ मेटल का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था वो लूज हो गया। एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास जितने मेटालिक आयंस थे वो बन गए हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और आप लोगों के पास नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जिसने एक सी बना दिया है, आप लोग देखिए बिल्कुल बहुत सारे नेगेटिव आयंस आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये आप लोगों के पास अट्रैक्ट करता है बाय मेटल पॉजिटिव आयन। तो जितने ये लोग अट्रैक्ट करते हैं इसको, एज ए रिजल्ट वहां पे एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर देता है बाय इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो अब इसकी वजह से जो मेटल आयन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है या बॉन्डेड है, इस बॉन्डेड को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अब यहाँ आप लोग देखें तो आप लोगों के पेज 109 पे मौजूद है एक्टिविटी 4.3। एक्टिविटी 4.3 में है आइडेंटिफाई 10 कॉमन सब्सटेंसेस इन एंड अराउंड योर होम and indicate whether you would expect these substances to contain ionic, covalent or metallic bond। आप लोग कह रहे अपने घर में देखें या उसके आसपास देखें, तो क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो, या फिर आप लोगों के पास वहां पे क्या हो, मेटालिक बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें, वैसे ये बहुत ज्यादा इजी है, अगर हम लोग सबसे पहले अपने घरों में देखें तो हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं। टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड मैंने आपको बिल्कुल सेकंड जो लेक्चर था मैंने उसमें बता दिया था कि सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ करीब आते हैं तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन उसको गेन कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, आप लोगों के पास ग्रुप ऑपोजिट चार्ज आयंस आएंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वहां पे कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में डेली यूज में एक चीज ऐसी है जिसको हम नमक कहते हैं, वो आपके पास क्या इन नेचर है, आयोनिक इन नेचर है। अब दूसरा हमारे पास है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में अगर आप लोग देखें तो वहां पे आपके पास सोडियम फ्लोराइड यूज होता है। अब ये सोडियम फ्लोराइड आप लोगों के पास कौन से नेचर का है, ये आप लोगों के पास एक्चुअली आयोनिक इन नेचर है, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल एंड फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो जब कभी भी मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे की कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो मीन आपके पास जो टूथपेस्ट हम डेली यूज करते हैं वो भी आपके पास आयोनिक इन नेचर है। अब अगले एग्जाम्पल पे आए तो थर्ड वन एग्जाम्पल है वाटर की, जिसको हम भूल ही नहीं सकते। वाटर तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। जो रोजमर्रा हम पानी पीते हैं तो आपको पता है उसका फॉर्मूला है H2O। H2O आप लोगों के पास बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, और शेयरिंग से आप लोगों के पास जो मतलब जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो आपके पास कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उसमें आयोनिक कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो वाटर में आपके पास वाटर क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है। अब फोर्थ वन आप लोग देखें तो अमोनिया है। अमोनिया आप लोगों के पास NH3 है। NH3 आप लोगों के पास एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग देखें तो बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, तो मीन यहाँ कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो मीन अमोनिया इज कोवलेंट इन नेचर। अमोनिया हमारे घरों में क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो आप लोगों के पास स्टेन रिमूवर्स वगैरह है तो उसमें अमोनिया यूज होता है। अब आगे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें डेली लाइफ से, तो सोडियम क्लोराइड तो हो गया, टेबल सॉल्ट है, उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों के पास NaHCO3 है। ये आप लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है, सोडियम एंड जो आप लोगों के पास बाइकार्बोनेट आयंस हैं इन दोनों के दरमियान। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ये जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोगों के पास जो बेकिंग सोडा है, जो कि हम लोग जो है ब्रेड में यूज करते हैं उसके भूनने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉफ्ट होने के लिए, सॉरी।
तो ये भी आप लोगों के पास क्या है, आयोनिक इन नेचर है। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके पास NaOH है, ये भी आयोनिक इन नेचर है। और इसको हम क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग ड्रेन क्लीनर्स के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट आप लोगों के पास इप्सम सॉल्ट कहलाया जाता है, और ये भी आप लोगों के पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। इसको इप्सम सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास इप्सम एक जगह है, वहां पाए जाती है ज्यादा, तो इसलिए इसको हम लोग नेम देते हैं इप्सम सॉल्ट का जनरली। फिर उसके बाद है सोडियम हाइपोक्लोराइड। आप लोगों ने नाम ब्लीच तो सुना होगा ना डेली लाइफ में, जो हम लोग कपड़ों को देते हैं वो वाला ब्लीच, तो वो भी आपके पास एक्चुअली क्या है, आयोनिक इन नेचर है, और उसका फॉर्मूला है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। अब आगे है पेज 109 पे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप लोग देखें तो मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, बहुत ज्यादा छोटे साइज में होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास इनको हम लोग देखा तो नहीं जा सकता ना कभी भी, क्योंकि आपने कभी मॉलिक्यूल ऑफ किसी चीज का, वाटर का या कुछ देखा है नहीं। हम लोगों ने तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखा है एक साथ मिलके, हम कभी भी एक मॉलिक्यूल को अलग नहीं देख सकते। अब साइंटिस्ट जो थे वो आप लोगों के पास इस काबिल हो गए हैं कि उसके मॉलिक्यूल के साइज को डिटरमाइन कर सकें। उसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे पास मॉलिक्यूल के शेप कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ये उनको कैसे पता चला, डिफरेंट एनालिसिस से, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उन्हें पता चला कि आपके पास किस मॉलिक्यूल का कौन सा शेप है। अब ये एक्सपेरिमेंट्स जो थे ये आप लोगों के पास जब हो गए थे, डिस्कवर हो गए थे, फिर उसके बाद इन्होंने जब इसमें बहुत सारा काम किया तो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो कि लीनियर एग्जिस्ट करते थे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो कि ट्रायंगुलर थे, ट्रायंगुलर मीन 3 साइड्स पे गए थे। कुछ आप लोगों के पास टेट्राहेड्रल थे, टेट्राहेड्रल मीन आपके पास उसके 4 सिरे थे, 4 हेड्स थे उसके। और कुछ ऐसे थे जो कि आपके पास पायरामाइडल थे। पायरामाइड्स आपने देखा है ना, एक मतलब ऊपर और फिर नीचे आके त्रिकोण शेप जो उन्होंने बनाया होता है। तो कह रहे हैं आप लोगों के पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हर एक मॉलिक्यूल जो है उसके डिफरेंट शेप होते हैं। और ये डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बता दूंगी, ग्रुप नंबर पे मोस्टली हमारे पास डिपेंड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, वाटर इज एंगुलर या बेंट हम कहते हैं, BF3 इज ट्राइगोनल, CH4 इज टेट्राहेड्रल, NH3 इज ट्राइगोनल पैरामाइडल। ये तो आपकी बुक में है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। एक बात अपने पास आप लोग नोट कर ले जो बुक में नहीं लिखा हुआ लिखी हुई है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में, कि आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल का शेप बन जाता है वो एक्चुअली बनता क्यों है। आप लोगों के पास एक तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आप लोगों के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था जब हम लिविंग स्ट्रक्चर कर रहे थे, कि आपके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लाइन से शो करते हैं, नॉन बॉन्डेड को हम लोग डॉट से शो करते हैं। याद आ गया आप लोगों को। तो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आप लोगों के पास बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग लोन पेयर्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा जगह ज्यादा गिरते हैं एज कंपेयर टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप लोग दोबारा सुन ले, कि जितने भी लोन पेयर मीन आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, वो हमेशा जगह ज्यादा गिरते हैं एज कंपेयर टू उन इलेक्ट्रॉन के जो कि बॉन्डिंग में होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के पास हर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से शेप क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि कहीं पे लोन पेयर मौजूद है, कहीं पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, और कहीं पे ज्यादा है। तो उसकी वजह से आपके पास जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, एक दूसरे से चेंज होता है। अब जितना आपके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे उतने ही उसने क्या होगा, ज्यादा जगह घेरी होगी। तो जब ज्यादा जगह घेरी होगी तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास जो शेप होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अब मैं जरा यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ एग्जाम्पल्स में, आप लोग देखें तो यहाँ H2O है। H2O में टोटल जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आप लोगों के पास 2 है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते, और जबकि रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन की है, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आप लोग यहाँ वाटर को देखें तो वाटर में आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है वो दोनों नीचे की तरफ आए हुए हैं। अब ये नीचे की तरफ क्यों आए हुए हैं, ये स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में क्यों नहीं है, वो इसलिए कि आपके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
इसने जगह ज्यादा घेरी हुई है। जब जगह ज्यादा घेरी हुई है तो एज ए रिजल्ट इसने पुश किया हुआ है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको नीचे की तरफ पुश किया हुआ है। जब पुश किया है तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो वाटर का जो साइज है आप लोग देखें तो बैंड शेप आया हुआ है। अब अगर हम लोग इस तरह और चीजों को देखें तो डिफरेंट और है, जिसमें आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक होगा तो एक में आपके पास जो है वहां साइज बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां साइज और भी चेंज होता है। चलिए आगे जाते हैं। आगे है आपके पास अमोनिया। अमोनिया में आप लोगों के पास NH3। NH3 में आप लोग देखें तो एक नाइट्रोजन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब ये एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये एक सबके साथ जो शेयरिंग की हुई है तो एज ए रिजल्ट जो बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसमें 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं विद हाइड्रोजन, जबकि नाइट्रोजन के साथ स्टिल 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपसे कहा कि ज्यादा जगह घेरते हैं तो ये इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। जब पुश कर देते हैं तो ये आप लोगों के पास ऐसे त्रिकोण टाइप मीन पायरामाइड्स टाइप बना देते हैं। अब यही जो शेप है इसको हम लोग ट्राइगोनल कहते हैं। ट्राइगोनल मीन आपके पास इसके 3 हेड्स होते हैं और पायरामाइडल है मीन त्रिकोण की तरह ये पायरामाइड्स बनाते हैं। अब आगे जो है अगर हम लोग नेक्स्ट वन को देखें तो वाटर मैंने अभी आपको समझाया कि वाटर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो 2 में अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुश करते हैं। जब ये पुश करते हैं तो एज ए रिजल्ट एक हाइड्रोजन नीचे आ जाता है और दूसरे हाइड्रोजन भी नीचे आ जाता है। और आप लोगों के पास जो वाटर है उसका जो शेप है वो आप लोगों के पास एंगुलर हो जाता है, या हम लोग इसको कह सकते हैं ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड शेप क्यों आया? ड्यू टू बॉन्डेड सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे है आप लोगों के पास हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा नोट करें तो ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। तो अगर लोन पेयर्स ऑक्सीजन में आपके पास कितने हैं? 2 लोन पेयर्स हैं, तो सल्फर में भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों के पास सल्फर और ऑक्सीजन ने जब सॉरी सल्फर एंड हाइड्रोजन ने जो बॉन्डिंग की है तो आप लोगों के पास वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको पुश टूवर्ड्स डाउन करेंगे और आप लोगों के पास H2S एंड H2O का जो स्ट्रक्चर आएगा वो बैंड या एंगुलर होता है। बैंड शेप मीन आप लोगों के पास दोनों जो है नीचे की तरफ आए हुए हैं, दोनों जिसके हेड्स हैं। तो मैंने आपको शुरू में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में एक बात कही कि आपके पास ये ग्रुप नंबर पे बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर पे हमारे पास डिपेंड करते हैं कि अगर लेट्स सपोज ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेट्स सपोज ऑक्सीजन सॉरी सल्फर एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेम ग्रुप और ये आपके पास सेंट्रल एटम भी है इस टाइम। सेंट्रल एटम मीन इसके साथ 2 चीजों ने बॉन्डिंग की है, तो इसके हमेशा जो शेप बनेंगे वो सिमिलर होंगे। तो H2S और साथ में जो आपके पास H2O है, दोनों के जो शेप है वो क्या है, सिमिलर है, बैंड है, एंगुलर है। अब आगे अगर हम लोग जाएं, आगे आपके पास है HCl। अब HCl में आपके पास क्लोरीन के पास टोटल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये लीनियर फॉर्म में होते हैं। लीनियर फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों के पास जो क्लोरीन है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने 180 का एंगल बना के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है और एज ए रिजल्ट जो शेप एग्जिस्ट करता है नेचर में वो क्या है, लीनियर फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पेज 108 पे मैंने आप लोगों का ये अभी ये टॉपिक छोड़ा हुआ है, टेस्ट योरसेल्फ। वो इसलिए कि हम लोग अगर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को पहले पढ़ना जरूरी है। जब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट करेंगे। कि यहाँ पे हम लोग ये तो बता सकते हैं कि बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, लेकिन हम लोग इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए NH3 लेट्स सपोज हमने आज पढ़ लिया तो आप लोग NH3 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, HCl का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन ये सारे के सारे अभी रहते हैं। तो इंशाल्लाह इसको कल हम आगे प्रोसीड जरूर करेंगे। पेज 110 पे जितने भी आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स हैं ये आगे और भी पढ़ेंगे।
कल हम ये भी देखेंगे कि अगर कार्बन आप लोगों के पास सेम है तो वो आप लोगों के पास जो डिफरेंट चीजों के साथ कंबाइन तो होगा, लेकिन अगर चीजें जो है अगर उनके नंबर सेम हैं तो उनके शेप्स भी सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आज आपसे कहा ना कि H2S एंड H2O ये सेम ग्रुप से ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग करता है और इनके साथ हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 है। तो जब दो दो हाइड्रोजन दोनों के साथ है तो इन दोनों का शेप भी हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो CCl4 और CH4 दोनों देखें तो कार्बन हाइड्रोजन 4 है और फिर दूसरे में कार्बन एंड क्लोरीन 4 है। ये मैं कल कराऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे भी शेप हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। होमवर्क पे आ जाए तो आप लोगों का आज का जो होमवर्क है कि डू प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में यहाँ आप लोग दोबारा सुन ले, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप लोग करोगे, MgO का भी साथ में करोगे कि वहां कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैं दोबारा होमवर्क रिपीट कर देती हूँ कि डू प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम बुक, लेकिन साथ में आप लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी करना है, MgO, कि आपके पास कैसे मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको शिफ्ट कर देता है। जुबैर आप अपने आप को अनम्यूट कर दे, बच्चे क्वेश्चन पूछें। एक्सक्यूज मी मैडम, जी वो बच्चे। पोलर और नॉन पोलर थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाएं। पोलर और नॉन पोलर तो पूरा टॉपिक था बच्चे जो कल हो चुका है, क्यों आपने कल नहीं सुना था? वो मैडम सिग्नल्स का मसला था तो तो बच्चे सही आवाज नहीं है। यूट्यूब पे हमारा ये मौजूद है लेक्चर, आप वहां पे देख ले, पूरा का पूरा कल मैंने उसकी डिफरेंशिएशन भी कराई थी, आप सारा देख लें। सैटरडे को ओके, इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। अच्छा सही है। हुमायूं आप अपने आप को अनम्यूट कर दे ताकि हम आपको क्वेश्चन सुन सके बच्चे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बच्चे बोले। मैडम मोबाइल इलेक्ट्रॉन जैसे समझे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल ने अभी लूज कर लिया है ना, अब तो वो मेटल का रहा नहीं, तो वो मूवमेंट Yes. करता है यहाँ वहां जहाँ उस बल्क में। अच्छा मतलब जो गोल्ड या कॉपर के वायर्स है उसमें वो इजीली मूवमेंट कर सकता है। तो Yes, अगर ma'am. आपने सुना हो ना कि हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो वो जल्दी से ऑन हो जाता है, तो वो इसीलिए Yes, कि वो ma'am. इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं। और कोई भी चीज जो फ्री होती है तो वो आपके पास, जो मोबाइल आजकल के है ना, इसलिए इसको भी टर्म मोबाइल यूज हुआ है। अच्छा Yes, ma'am. सादी, Thank you, ma'am. सादी आप अपने आप को अनम्यूट करें। बच्चे पूछे क्वेश्चन। सादिया बच्चे क्वेश्चन पूछे। कशमाला आप बच्चे क्वेश्चन पूछे। पूछे बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैम मुझे शेप की समझ नहीं आई। कौन से शेप की बच्चे? पायरामाइड। पायरामाइड की, अच्छा। वैसे पायरामाइड तो आज हमने पढ़ा नहीं, हमने आज बैंड पढ़ा है, वो कल मैं पढ़ाऊंगी भी। पायरामाइड हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने ये एहराम मिस्र का नाम नहीं सुना हुआ? पायरामाइड जो होते हैं, जो पैरामिड्स हम लोग कहते हैं उसको, तो वो आप लोगों के पास जो त्रिकोण शेप है तो वही इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे भी। वो अमोनिया भी उसी तरह बनाता है। अच्छा अमोनिया जो है वो आप लोगों Excuse के me, पास। मैडम। जी बच्चे पूछे। मैम ये जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसमें जो यस NH3 एंड BCl3 था, उसका जी जी, फुल नेम क्या है उस कंपाउंड का? उसको हम लोग वैसे कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं बच्चे, उन कंपाउंड्स को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स होते हैं और इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्सेस नेम देते हैं। अच्छा मैडम Excuse me, मैडम। मैडम जी बच्चे बोले। मैडम मेटालिक आपने होमवर्क के साथ और कंडीशन क्या पर कहा जरा कि ये भी कर ले? मैंने होमवर्क के साथ कहा है कि आयनिक बॉन्ड अगर आप लोग बना रहे हैं तो सिर्फ बुक के डायग्राम नहीं बल्कि आप लोग MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। यूज अच्छा मैडम जी बच्चे पूछे ओके आप। मैडम। ये जो बॉय है आप क्वेश्चन पूछे मेटालिक अपना। मेटालिक बॉन्ड के डिफिनीशन पर जरा समझा दें। अच्छा मेटालिक बॉन्ड की डिफिनेशन में था कि आपके पास ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल के पॉजिटिव आयन जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो वाला आयन, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन उससे लूज हो चुका है, उन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो थैंक गया यू है? वेलकम। यस मैम। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।